गहरी रात के वक्त रहस्यमय तरीके से एक नई ट्रांसफर होकर आई डीएसपी मारा मल्ली गायब हो जाती है और उनकी जगह थाने में एक रहस्यमय लड़की ड्यूटी शुरू कर देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोई समझ नहीं पाता कि ये लड़की असल में डीएसपी है ही नहीं। पुलिस वालों के बीच में एक नकली पुलिस बनकर रहना भी कोई आसान काम नहीं है। फिर भी वो लड़की सब कुछ जानते हुए इस रास्ते पर उतरी है। क्या उसके अंदर भयानक बदले की आग है जिसे बुझाने के लिए बदला लेना बेहद जरूरी है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है छुपा हुआ सच और गहरा काला जाल सामने आने लगता है। आज की कहानी ऐसे ही सस्पेंस, ट्विस्ट और बदले से भरी हुई है जिसका नाम है एग्जाम। कहानी की शुरुआत एक घनी रात से होती है जब एक माँ हाथ में लालटेन लेकर अपने 2 बच्चों के साथ कुल देवता मुनि के पास आती है। वो प्रार्थना करती है कि उसका पढ़ाकू बेटा परीक्षा में पास हो जाए तो वो एक कुदाल चढ़ाएगी। लौटते समय दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह बेटे कुमार को अंग्रेजी पढ़ते देख माँ गर्व से भर जाती है। इसके बाद माँ नदी में मछली पकड़ने जाती है। बड़ी बेटी मछलियों को तसले में उठाने लगती है। कुमार भी मदद के लिए आगे बढ़ता है लेकिन माँ उसे डांट कर पढ़ाई करने भेज देती है और सरन्या को मछली लेकर बाजार भेज देती है। बच्चों के जाने के बाद माँ की बंसी में एक छोटी कोई मछली फंसती है जिसे जगह न होने के कारण वो मुंह में दबा लेती है। तभी वो मछली गले के अंदर सड़क जाती है और दम घुटने से पानी के बीच ही माँ की मौत हो जाती है। जब तक कुमार और सरन्या दौड़ कर आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ झांसी नाम की एक लड़की किसी को बताती है कि प्लान के अनुसार होम डिपार्टमेंट से मारा मल्ली का तबादला उदय मंगलम के लिए हो गया है। ट्रांसफर ऑर्डर मिलते ही डीएसपी मारा मल्ली अपनी माँ और बेटी सारा से विदा लेकर रवाना होती है। जाने से पहले वो अपनी माँ को बताती है कि उसने तलाक लेने का फैसला किया। रास्ते में शेखरन नाम का एक ऑफिसर मारा मल्ली को फोन करके वाइन रेडी रखने की बात बोलता है। कॉल करते ही पिछले सीट पर छिपी झांसी उस पर बंदूक तान देती है और इलय राजा का गाना बजाने को बोलती है। मारा मल्ली हिम्मत दिखाते हुए अचानक ब्रेक मारती है और झांसी को पीटने लगती है जिससे गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और मारा मल्ली बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि झांसी ने उसे सीट से बुरी तरह बांध दिया है। उधर उदय मंगलम में जयाचंद्रन नाम के शख्स के इशारे पर मामी और आईटी एक्सपर्ट मणि सक्रिय हो जाते हैं। जयाचंद्रन होम डिपार्टमेंट का सर्वर हैक कर लेता है जिससे वेबसाइट पर मारा मल्ली की असली आईडी में झांसी की फोटो अपलोड हो जाती है। मामी क्वार्टर के एक कमरे को साउंड प्रूफ बनाकर फर्श पर हुक लगा देता है और ये लोग मारा मल्ली को चुपके से लाकर वहां कैद कर देते हैं। जब मारा मल्ली उन्हें धमकी देती है तो झांसी उसे उसकी बेटी सारा का एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में एक आदमी उसकी बेटी को ड्रम में छिपाकर नीचे गिराता हुआ दिखता है। मारा मल्ली चीखने लगती है तब झांसी दिखाती है कि वो ड्रम खाली था और सारा एकदम सुरक्षित है। बेटी की जान का वास्ता देकर झांसी उससे उसकी माँ को फोन करवाती है और अपनी मर्जी की बातें कहलवाती है। अगली सुबह झांसी डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होती है जिसे जयाचंद्रन ने इस साजिश के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी है। जब वो क्वार्टर से निकलती है तो कांस्टेबल शक्तिवेल खुद को उसका ड्राइवर बताता है। तभी इंस्पेक्टर ईलन का बेटा अपनी छत पर गिरी बॉल मांगने लगता है पर झांसी उसे भगा देती है। झांसी को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए एसपी ऑफिस के हेड विनोद से मिलना है। ऑफिसर शेखरन उसे पहचानता था पर जयाचंद्रन के आदमियों ने उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। दूसरा खतरा एसआई चेरियन था जो रोज सुबह गश्त लगाता था। झांसी जैसे ही विनोद के केबिन में ट्रांसफर पेपर देती है चेरियन अचानक वहां आ जाता है। चेरियन उसे ही मारा मल्ली समझकर सैल्यूट करता है। घबराई झांसी बिना चेहरा दिखाए अजीब तरह से सैल्यूट का जवाब देती है जिससे चेरियन को शक होता है। हालांकि एसपी विनोद जब वेबसाइट चेक करता है तो हैकिंग के कारण झांसी की ही फोटो दिखती है। झांसी साइन करके वहां से निकल तो जाती है लेकिन चेरियन के मन में शक की चिंगारी सुलग चुकी थी। एसपी ऑफिस के बाहर आते ही झांसी तुरंत जयाचंद्रन को कॉल करके बताती है कि चेरियन वक्त से पहले आ गया था जिससे वो डर गई थी और किसी तरह बचकर निकली है। जयाचंद्रन हंसकर बोलता है कि अगले 10 दिनों में किसी को उसकी असली पहचान पता नहीं चलनी चाहिए और उसे इसी समय में अपना मकसद पूरा करना है। थाईकारा थाने पहुंचकर झांसी इंस्पेक्टर ईलन से बोलती है कि बिना उसकी मर्जी के किसी को अंदर आने ना दे। तभी एक वकील अंदर घुसकर ऑफिसर के धारा 465 के बजाय धारा 417 लगाने पर इंसाफ मांगता है। झांसी घबराकर उसे बाहर निकाल देती है। वकील का छोटा भाई आकाश जो एक रिपोर्टर है ईलान से सिफारिश की रिक्वेस्ट करता है पर ईलान उसे खुद बात करने को बोलता है। इसके बाद झांसी इंस्पेक्टर ईलान को बुलाती है और कहती है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर है इसलिए अगले 10 दिन सारे केसेस वही देखे और उसे परेशान ना करे। रात को थाने से निकलते समय आकाश अचानक झांसी का वीडियो बनाने लगता है। झांसी उसे डिलीट करने को बोलती है। शक होने पर आकाश उसका पीछा करते हुए उसके क्वार्टर तक पहुंच जाता है और वो खिड़की से मामी को मैडम को झांसी कहते हुए सुन लेता है। वो झांसी को कैदी बोलकर उसकी पोल खोलने के लिए फोन मिलाने लगता है। तभी झांसी उस पर बंदूक
भुगतान देती है और मामी की मदद से उसे भी वहीं बने एक साउंड प्रूफ कमरे में कैद कर लेती है। सुबह गार्ड के पूछने पर मामी झूठ बोलकर बात संभाल लेता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। माँ की मौत के बाद कुमार पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन सरन्या के साथ बाजार में मछली बेचने लगा था। एक दिन बाजार में एमएलए की पत्नी सुरभि अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आती है। उसका बेटा आईपीएस बन चुका था। कुमार को याद आता है कि सुरभि ने कभी कहा था कि उसका बेटा पढ़ाई में फिसड्डी है। जब कुमार पूछता है कि उसे नौकरी कैसे मिली तो सुरभि हंसकर बोलती है कि दुनिया में सब कुछ पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। प्रेजेंट में टीवी पर आरपीएएससी एग्जाम ग्रुप 1 की तारीखों का ऐलान होता है। न्यूज में पिछली बार के टॉपर पर रिश्वत देकर पेपर लीक करने के आरोप वाले सवाल उठाए जाते हैं। ये सुनकर गुस्से में झांसी कैद की गई असली मारा मल्ली से पूछती है कि 3 साल पहले रमाकाल एग्जाम सेंटर की सिक्योरिटी कमांडर रहते हुए वहां के लगभग सभी स्टूडेंट 95% नंबरों से कैसे पास हो गए और अब फिर एग्जाम के वक्त उसकी पोस्टिंग यहाँ क्यों हुई है। मारा मल्ली शैतानी हंसी हंसते हुए बोलती है कि वो सच नहीं जान पाएगी और जल्दी उसके फोन पर एक मैसेज आने वाला है। तभी मारा मल्ली के फोन पर मैसेज आता है कि गाड़ी की डिक्की में 10 लाख रुपए रखे हैं। झांसी बाहर जाकर चेक करती है तो सचमुच बैग में पैसे मिलते हैं। आईटी एक्सपर्ट मणि बताता है कि प्राइवेट नंबर का सिग्नल बदलने के कारण उसे ट्रेस करना नामुमकिन है। झांसी तुरंत जया चंद्रन को कॉल करके बोलती है कि मारा मल्ली मजबूर होकर ये सब कर रही है। जया चंद्रन कहता है कि भले ही आरपीएएससी के चेयरमैन अंबलन बेहद ईमानदार हैं, पर इस एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। वो उसे कोचिंग सेंटर्स की छानबीन करने को बोलते हैं। अगले दिन कांस्टेबल शक्तिवेल अपनी बेटी श्रद्धा को टिप्स लेने के लिए झांसी के पास लाता है। झांसी उसे बोलती है कि सिर्फ किताबें रटने से कुछ नहीं होता, सवालों का एनालिसिस करना आना चाहिए। इसके बाद झांसी थिंक गुड कोचिंग सेंटर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि स्टूडेंट इस सेंटर के बेस्ट रिजल्ट के कारण दूर दूर से आते हैं। वहां कोचिंग के हेड राजेश के केबिन में जाती है और बातों बातों में जान जाती है कि उनका एसपी विनोद भी इसी कोचिंग का स्टूडेंट रह चुका है। झांसी मौका देखकर टेबल के नीचे एक जासूसी चिप चिपका देती है। बाहर बैठा मनी तुरंत उनकी बातें सुन लेता है। जहां राजेश अपनी पीए सारा से नई डीएसपी से सावधान रहने को बोल रहा था, तभी झांसी बाहर दूसरे जिले की एक काली गाड़ी देखती है। वो तुरंत ईलन को कॉल करके पूरे शहर में नाकाबंदी करने और बाहर से आकर होटलों में रुकने वाले 21 से 36 साल के युवाओं की पूरी लिस्ट तैयार करने को बोलती है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद शेखरन लगातार हमले के पीछे की वजह सोच रहा था। वो मारा मल्ली के नंबर पर कॉल करता है। उस वक्त ड्राइवर शक्तिवेल को पास खड़ा देख झांसी घबरा कर कॉल कट कर देती है और अगले हफ्ते मिलने का मैसेज भेजती है। इसके बाद वो एक और कोचिंग सेंटर पहुंचती है जिसके एमडी कुमार गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और रहने खाने का खर्चा भी देते हैं। झांसी को यहाँ कुछ अजीब लगता है और वो मणि को कुमार की कॉल हिस्ट्री निकलवाने को बोलती है। इसी बीच रास्ते में इंस्पेक्टर ईलन की मुलाकात चेरियन से होती है। ईलन बताता है कि मैडम यहाँ किसी बड़े सीक्रेट मिशन पर आई है, इसलिए उन्होंने जिले के चेकपोस्ट पर सख्त चेकिंग का ऑर्डर दिया है और थाने के सारे केस उन्हें सौंप दिए हैं। ये सुनकर चेरियन का शक और गहरा हो जाता है। झांसी रेलवे स्टेशन पर 21 से 36 साल के युवाओं की जानकारी जुटाने पहुंचती है। ठीक उसी ट्रेन से मारा मल्ली की माँ और बेटी सारा भी उतरती हैं, पर झांसी उन्हें देख नहीं पाती। दरअसल हर घंटे फोन करने वाली मारा मल्ली ने इस बार सिर्फ 10 दिन के लिए सीक्रेट मिशन की बात कहकर फोन रखने को कहा था, जिससे चिंतित होकर खुद माँ यहाँ चली आई। गाड़ी में बैठते समय झांसी गलती से शक्तिवेल के सामने मणि को कॉल कर बैठती है और जया चंद्रन के बारे में पूछती है। वो तुरंत डर कर कॉल कट कर देती है, पर शक्तिवेल ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो झांसी के हाथ में बंधे सिक्के वाले धागे के बारे में पूछता है तो झांसी नम आंखों से मन्नत की बात बोलती है। थाने लौटते ही शक्तिवेल बताता है कि मारा मल्ली की माँ और बेटी सारा मिलने आई है। झांसी खौफ से सन्न हो जाती है और केबिन के दरवाजे से उन्हें देखती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। माँ की मौत के बाद कुमार अपनी बहन सरन्या की जिम्मेदारी उठाने के लिए एमएलए की पत्नी सुरभि के पास काम मांगने जाता है। सुरभि उसे रामाकाल में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार का पता देती है। उसी रात कुमार अपनी बहन के साथ रामाकाल के लिए रवाना हो जाता है। प्रेजेंट में झांसी तुरंत वॉशरूम जाकर मारा मल्ली के फोन से विजया नाम की सहेली को मैसेज करती है कि अम्मा और सारा को सेफ रिजॉर्ट ले जाओ, जहां भरत उनका ख्याल रखेगा। बाहर आते ही जब माँ उसे देखकर कुछ बोलने लगती है तो झांसी समझदारी से सारे पुलिस वालों को बाहर भेज देती है। वो अकेले में माँ को झूठ बताती है कि उसका असली नाम विजया है और वो यहाँ की एसआई है। वो और मारा मल्ली एक सीक्रेट मिशन पर हैं और थाने के ही कुछ ऑफिसर इस खेल में शामिल हैं। वो आज रात मारा मल्ली से वीडियो कॉल कराने का भरोसा देकर खुद उन्हें लेकर थाने से निकल जाती है। होटल पहुंचकर वो अपने साथी मामी का परिचय भरत के रूप में कराती है और माँ बेटी को उसके भरोसे छोड़ देती है। तभी मणि का कॉल आता है। वो बताता है कि कुमार ने सबसे ज्यादा कॉल नटराज नाम के टीचर और चेन्नई की सत्या नाम की औरत को किया है, जिससे वो रोज घंटों बातें करता था।
झांसी को उनके बीच किसी गहरे रिश्ते का शक होता है। दूसरी तरफ वकील साहब अपने भाई प्रवीण को बताते हैं कि साइबर डिपार्टमेंट से ट्रैक करने पर पत्रकार आकाश की आखिरी लोकेशन पुलिस क्वार्टर मिली थी, जो थाने से सीधे नई डीएसपी मैडम के पीछे गया था। उसी रात वादे के मुताबिक मारामल्ली वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात करती है और बताती है कि वो सालीधर थाने में है और एक हफ्ते में लौटेगी। उसके ठीक सामने झांसी गन लेकर खड़ी थी और उसने मारामल्ली को नॉर्मल रहने की चेतावनी दी थी। तभी सारा वीडियो कॉल में आकर बैंग बैंग चिकन खाने की जिद करने लगती है। मारामल्ली भारी मन से उसे जल्द लौट कर खिलाने का वादा करती है। अगली सुबह झांसी अपनी भाभी मरी मुथु के लिए सुनने वाली मशीन लाती है। मशीन लगते ही मारी मुथु खुशी से झूम उठती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखकर सारा के लिए चिकन बनाने लगती है। झांसी जब चिकन लेकर होटल पहुंचती है तो वहां एसपी ऑफिस का एक बड़ा ऑफिसर थेरेपी के लिए आए शेखरन को कॉल करके बताता है कि काली शर्ट पहने मारामल्ली अंदर आ गई है। शेखरन तुरंत कमरे के बाहर पहुंचकर झांसी को देखता है, जिससे झांसी के होश उड़ जाते हैं। तभी ऐन मौके पर मामी वहां आकर झांसी को विजया कहकर आवाज लगाता है। शेखरन इसे गलतफहमी समझकर चला जाता है और झांसी राहत की सांस लेकर सारा को चिकन देती है। उधर क्वार्टर में साउंड प्रूफ कमरे में मारी मुथु जब मारामल्ली को खाना देकर दरवाजा लॉक करने लगती है तो मारामल्ली खाना फ्लश में फेंक देती है और प्लेट को पटक कर उसका एक नुकीला टुकड़ा चुपके से छुपा लेती है। उसी समय इंस्पेक्टर ईलान एक रिजॉर्ट में पहुंचकर बुकिंग डिटेल्स मांगता है, पर रिसेप्शनिस्ट एमडी की परमिशन ना होने के हवाला देकर मना कर देती है। तभी चेरियन का फोन आता है और वो बातों बातों में ईलान से उस रिजॉर्ट का नाम पता कर लेता है। बाहर गाड़ी का इंतजार करते हुए झांसी की नजर कांस्टेबल शक्तिवेल पर पड़ती है, जो अपनी बेटी श्रद्धा को किताबें दिला रहा था। ये देख झांसी की आंखें भर आती है। तभी वो रास्ते से गुजर रही एक गाड़ी से लिफ्ट लेती है, जिसमें थिंक गुड कोचिंग सेंटर के एमडी राजेश की पीए सारा थी। झांसी उसे एक खाली घर में ले आती है और जबरदस्ती अंदर ले जाकर थप्पड़ मारती है। वो उसका सिर स्विमिंग पूल के पानी में डुबोकर पूछती है कि इस बार के ग्रुप 1 एग्जाम में घोटाला क्या होने वाला था। तड़पते हुए सारा सच उगल देती है कि राजेश ने उसे 20 खास स्टूडेंट के फॉर्म दिए थे और रात ठीक 3 बजे सबमिट करने को कहा था, जब वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं होता। इस प्लानिंग से उन सभी 20 स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर थाईकारा के एक हॉल में साथ आ गया था। आगे का प्लान पूछे जाने पर वो रोते हुए कहती है उसे नहीं पता। झांसी उसे अगले 2 दिन वहीं बंद रहने और बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने को बोलती है। ठीक उसी समय राजेश के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आती है कि तुमने रिश्वत 20 लोगों से ली है और ऊपर सिर्फ 10 लोगों के पैसे पहुंचाए, बाकी 10 को क्या तुम्हारा बाप पास करवाएगा। राजेश घबरा कर माफी मांगता है और बाकी के पैसे लौटाने की बात करता है। इधर ईलन का बेटा दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते समय बॉल दूसरी मंजिल की बालकनी में जाने पर अंदर लेने आता है। वो घंटी बजाकर छुप जाता है और मारी मुथु के दरवाजा खोलते ही चुपके से अंदर घुस जाता है। जब मारी मुथु चाय लेकर कमरे में जाती है तो मारामल्ली मौका पाकर प्लेट के नुकीले टुकड़े से उसके गले पर जानलेवा हमला कर देती है। मारी मुथु अपनी आखिरी ताकत लगाकर पैर की चेन की चाबी दूर फर्श पर फेंक देती है। कमरे के बाहर खड़ा बच्चा ये सब देखकर सहम जाता है। मारामल्ली चिल्लाकर बोलती है वो असली डीएसपी है और ये लोग नकली हैं, वो चाबी उठाकर मुझे दो। पर बच्चा डर के मारे हिल ही नहीं पाता। कुछ देर बाद झांसी घर लौटकर मेन दरवाजा खुला देख हैरान रह जाती है। ऊपर पहुंचने पर वो मारी मुथु को खून से लथपथ और मारामल्ली को बेबस देखती है, यानी बच्चे ने चाबी नहीं दी थी। झांसी को देख बच्चा डरकर भागता है। सच सामने आने के डर से झांसी भी गन लेकर उसके पीछे दौड़ती है। बच्चा जंगल के रास्ते अपने घर पहुंचकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। झांसी के दरवाजा पीटने पर इंस्पेक्टर ईलन बाहर आता है। बच्चा अंदर से चिल्लाता है पापा ये नकली डीएसपी है, इन्होंने असली मैडम को क्वार्टर में कैद कर रखा है। झांसी ईलन से बात सुनने की भीख मांगती है, पर ईलन बोल देता है कि उसका शक यकीन में बदल गया है। वो गुस्से में फोन निकालकर तुरंत बड़े ऑफिसर को कॉल लगा देता है। तभी अचानक झांसी की आंखों के सामने अतीत के भयानक पल, पुरानी तकलीफें और अपनों पर हुए जुल्म के खौफनाक दृश्य तैरने लगते हैं। तो क्या उसकी बरसों की मेहनत, सीक्रेट प्लान और बदले की ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? कहानी फिर अतीत में लौटती है, जहाँ कुमार अपनी बहन सरन्या के साथ रामाकाल में सुरभि के दिए पते पर एक इज्जतदार आदमी से मिलने आता है। वो आदमी केबिन में कुमार से बात करता है, जबकि बाहर खड़ी सरन्या को एक ड्राइवर अश्लील नजरों से घूरने लगता है, जिससे वो सहम जाती है। वो आदमी कुमार को अपने कोचिंग सेंटर में स्टडी मटेरियल की फोटोकॉपी का काम सौंप देता है। जब कुमार उम्मीद से पूछता है कि क्या वो काम के साथ पढ़ाई जारी रख पाएगा, तो वो आदमी हंसकर बोलता है कि पढ़ाई छोड़कर यहाँ आने वाले अमीर बाप के बिगड़े शहजादों को टारगेट करो और उनके मम्मी पापा को शॉर्टकट से परीक्षा पास कराने का झांसा दो। शुरू में कुमार को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंधाधुन पैसा आने पर वो इसी काले धंधे को अपनी असली पेशा बना लेता है और अमीर बच्चों को जाल में फंसाने लगता है। अब प्रेजेंट में झांसी के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो
तुरंत अपनी गन निकालकर ईलन के मासूम बेटे पर तान देती है। ईलन जिस ऑफिसर को फोन लगा रहा था उसका नंबर बंद आने और बेटे की जान खतरे में देख वो बुरी तरह डर जाता है और झांसी की बात सुनने को तैयार हो जाता है। कहानी सीधे 10 साल पीछे केराकारू गांव में चली जाती है। वहां झांसी की माँ बत्तखों का छोटा फार्म चलाकर और अंडे बेचकर घर का गुजारा करती थी और झांसी को पढ़ाती थी। एक दिन जब वो अंडे के डीलर से कुमार के बारे में सलाह मांगती है तो डीलर ताना मारता है कि बेटी को पुलिस ऑफिसर बनाने का सपना छोड़ दो, इसमें बहुत पैसा लगता है। माँ गर्व से बोलती है कि मेरी बेटी मामूली नहीं है, वो बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी। डीलर के जाने के बाद माँ रोते हुए झांसी को बताती है कि वो बंजारे हैं और उनके पिता की मौत दूसरे गांव में सांप के काटने से हुई थी, जिनकी लाश वो बेबसी में नदी में बहाकर आ गई। माँ कहती है कि अब तुम्हें ही गरीबी मिटानी है, ये लो पैसे और फीस जमा कर दो। ये सुनकर झांसी के दिल में पुलिस ऑफिसर बनने की जिद मजबूत हो जाती है। वो दिन रात एक कर देती है। टिफिन में बासी चावल रखकर साइकिल से बस स्टैंड जाती है। भीड़ में धक्के खाकर कोचिंग पहुंचती है और लौटकर दीवारों पर टेबल से मैथ्स के सवाल सॉल्व करती है। आखिरकार एग्जाम का दिन आता है और झांसी पूरे आत्मविश्वास से अपने एग्जाम सेंटर पहुंचकर अच्छे से पेपर देती है। लेकिन ये खुशी कुछ ही मिनटों की मेहमान थी। एग्जाम के बाद वॉशरूम के बाहर झांसी को अंदर से किसी की बात करने की आवाज आती है। अंदर मारा मल्ली फोन पर कह रही थी कि वो तहसीलदार की बेटी है और कहे मुताबिक OMR शीट खाली छोड़कर सीक्रेट कोड लिख दिया है और पैसे भी पहुंचा दिए हैं। शोरूम से निकलते ही झांसी उसे पकड़ लेती है और फोन छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और मारा मल्ली उसे थप्पड़ घूंसे मारती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर दोनों को अलग करता है। झांसी घोटाले के बारे में बताती है पर मारा मल्ली रोने का नाटक करके उसे झूठी बोलती है। ऑफिसर दोनों को थाने ले आता है। थाने के इंस्पेक्टर को जब पता चलता है कि मारा मल्ली बड़े तहसीलदार की बेटी है तब तो उसके ही सुर बदल जाते हैं। वो झांसी के पिछड़े गांव का मजाक उड़ाता है। जब झांसी बोलती है कि वो टॉप करेगी और उसे पूरा यकीन है तो इंस्पेक्टर हंसकर बोलता है तो फिर तुम्हें दूसरों के मामले में टांग लड़ाने की क्या जरूरत, किसने क्या कोड लिखा है इसे तुम्हें क्या लेना देना। झांसी हैरान होकर बोलती है कि एग्जाम काबिल और ईमानदार ऑफिसरों के लिए होती है, जो पैसे देकर कानून तोड़ेंगे वो देश की सेवा क्या करेंगे। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये लड़की पैसों या धमकी से नहीं दबेगी, इसलिए वो उसे दूसरे कमरे में भेजकर किसी आदमी से बात करता है। इसके बाद वो कांस्टेबल को समझाकर सीधे मारी मुथ्थू के घर भेजता है। कांस्टेबल झूठ बोलकर के क्वेश्चन पेपर बांटने के लिस्ट में नाम होने के कारण दस्तखत चाहिए। बेकसूर और मासूम मारी मुथ्थू को थाने ले आता है। थाने में मारी मुथ्थू को खड़ा करके इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या वो इस लड़की को जानता है। मारी मुथ्थू इशारों में मना करता है तो इंस्पेक्टर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। झांसी भी उसे पहचानने से मना करती है। तब इंस्पेक्टर भयानक साजिश रचते हुए कहता है कि एग्जाम में धांधली और गैर कानूनी आंसर शीट बांटने के लिए तुम लोग इन मुक बधिरों को किराए पर लाते हो और तुमने इसी के साथ मिलकर पेपर लीक कराया है। झांसी के रोने पर इंस्पेक्टर पूरी ताकत से उसके पेट में लात मारता है। झांसी दर्द में चिल्लाते हुए फर्श पर गिर जाती है और उसे पेपर लीक के झूठे आरोप में जेल की कालकोठरी में डाल दिया जाता है। झांसी की मां बेगुनाह की गुहार लगाने रोज जेल जाती पर भ्रष्ट कर्मचारी उसे भगा देते थे। एक दिन कड़कती धूप में पैदल चलने के कारण मां को लू लग जाती है और वो जेल के मेन दरवाजे के सामने ही दम तोड़ देती है। मां के अंतिम संस्कार के लिए झांसी को कुछ घंटों की पैरोल मिलती है। क्रियाक्रम के बाद झांसी मां की आखिरी निशानी के तौर पर उसे 1 रुपए के सिक्के को अपने पास रख लेती है और मां के बॉडी को पानी में बहा देती है। अपनी मां को खोने के बाद झांसी का दिल फट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो चाहती थी कि उसकी मां उस पर नाज करे पर मौका मिलने से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। अब झांसी के लिए सपनों की कोई कीमत नहीं बची थी। निराशा में डूबी हुई वो जेल के अंदर कांच के टुकड़े से खुद को नुकसान पहुंचाने ही वाली थी। तभी जेलर जयाचंद्रन दौड़कर आते हैं और रुमाल से उसके हाथ बांध देते हैं। एक क्रूर औरत जेलर के ताना मारने पर भी वो अपनी जिम्मेदारी पर झांसी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। होश आने पर झांसी उन्हें पूरी साजिश बताती है। जयाचंद्रन लंबी सांस लेकर बोलते हैं कि ये महा घोटाला बहुत ऊपर तक फैला है। जहां पेपर प्रिंट होते हैं वहां के कर्मचारी बिके हैं और एग्जाम हॉल में मैजिक पेन दिया जाता है जिसकी स्याही हवा में उड़ जाती है और बाद में अधिकारी खुद खाली OMR शीट भरते हैं। वो बताते हैं कि वो खुद इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण IPS बनते बनते जेलर रह गए। जयाचंद्रन समय समय पर जेल में झांसी से मिलकर उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। जेल में झांसी की मुलाकात मणि, प्रभा, अमर, मामी और बेकसूर मारी मुथ्थू से होती है। सब इस भ्रष्ट सिस्टम से बदला लेने के लिए हाथ मिला लेते हैं। सालों बाद उन्हें खबर मिलती है कि ग्रुप 1 परीक्षा के समय ही तहसीलदार की बेटी मारा मल्ली का ट्रांसफर थाईकारा थाने में DSP के पद पर होने वाला है। वो तुरंत मारा मल्ली के अपहरण का प्लान बनाते हैं ताकि उसकी जगह झांसी पुलिस की वर्दी पहनकर महा घोटाले को रंगे हाथों पकड़ सके। प्रेजेंट में झांसी इंस्पेक्टर ईलन से बोलती है, इस घोटाले के पीछे थिंक गुड कोचिंग का MD
डैडी राजेश है, अब आप चाहे तो मुझे पुलिस को सौंप दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ईलन अपनी पुरानी बेबसी याद कर रहा था कि वो भी इस भ्रष्ट सिस्टम से तंग आ चुका है और इस लड़ाई में उसके साथ है। तभी मणि का कॉल आता है कि राजेश ने खुद को खत्म कर लिया। जासूसी चिप की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एक अनजान नंबर वाले ने पैसे वापस करने की बात बोलकर राजेश को मरने पर मजबूर किया था। फ्लैशबैक में कुमार का मालिक उसकी सैलरी डबल करने की बात बोलता है, पर कुमार साफ कह देता है कि अब उसे फिक्स सैलरी नहीं बल्कि हर डील पर अपना कमीशन चाहिए। प्रेजेंट में झांसी हॉस्पिटल में घायल मारीमुत्थु को देखकर क्वार्टर लौटती है। ईलन साइबर क्राइम से लाया गया राजेश का पर्सनल फोन झांसी को सौंपता है। झांसी बताती है कि उसने रिपोर्टर आकाश को सब समझा दिया है। ईलन ऊपर जाकर देखता है कि वो रिपोर्टर उसका पुराना दोस्त आकाश ही है जो अब उनकी मदद कर रहा है। मणि फोन का डाटा हैक करता है। झांसी तुरंत जया चंद्रन को कॉल करके बताती है कि मारा मल्ली को मैसेज भेजने वाला और राजेश को मरने के लिए मजबूर करने वाला शख्स एक ही है। मरने से एक हफ्ते पहले राजेश इसी शहर में आया था। जया चंद्रन वो फोन सुराग तलाशने के लिए अपने पास भिजवाने को बोलता है। तभी मणि को राजेश के फोन पर एक नया मैसेज दिखता है कि आगे का जो भी प्लान होगा वो सीधे मारा मल्ली के फोन पर भेजा जाएगा। मणि कहता है ये बहुत बढ़िया हुआ क्योंकि मारा मल्ली का फोन तो इस वक्त उन्हीं के पास है। झांसी जिला कार्यालय पहुंचकर एक बड़े अधिकारी से बोलती है कि वो थाईकारा की डीएसपी और ग्रुप 1 एग्जाम की सुरक्षा इंचार्ज है, इसीलिए वो स्ट्रांग रूम की जांच करना चाहती है। लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर ना होने पर उसे चुपचाप वहां से लौटना पड़ता है। उसी रात जया चंद्रन एक होटल से राजेश का रिकॉर्ड निकलवाते हैं जहां पता चलता है कि वो 24 तारीख को रूम नंबर 310 में आया था। सीसीटीवी फुटेज के लिए परमिशन ना मिलने पर वो आगे सुराग तलाशने निकल पड़ते हैं। जया चंद्रन के दिए गए संदिग्ध गाड़ी के नंबर के आधार पर इंस्पेक्टर ईलन जांच करता है। वो झांसी को बताता है कि माउंट साइड होटल में ठहरे 4 लोग, 2 बाप बेटे और 2 भाई बहन, उन पर गहरा शक है। झांसी उन पर 24 घंटे नजर रखने का आदेश देती है। इसी बीच मणि अपनी टीम के साथ एक तीर के आगे माइक्रो कैमरा लगाकर उसका सफल परीक्षण करता है। जया चंद्रन नदी किनारे राजेश के फोन से मिली एक चाय दुकान की फोटो के सहारे उसी दुकान पर पहुंचता है। फोटो में चाय वाले के हाथ में काला बैग था जिससे साफ था कि उसमें रिश्वत के करोड़ों रुपए थे। तभी ईलन को फोन आता है कि संदिग्ध लोग होटल से भागने की फिराक में है। झांसी ड्राइवर शक्तिवेल की बेटी श्रद्धा के साथ होटल पहुंचने को बोलती है। वो मणि के साथ निकलती और रास्ते में पत्रकार आकाश को भी गाड़ी में बिठा लेती है। मणि चुपके से आकाश के बटन में खुफिया कैमरा लगा देता है। उधर चाय वाला अपनी दुकान के बाहर रंग की बाल्टी टांग कर स्कूटी से निकलता है जिसका पीछा जया चंद्रन करते हैं। होटल में ईलन संदिग्ध भाई बहन को दबोच कर उनके फोन जब्त कर लेता है। दूसरी तरफ जया चंद्रन चाय वाले के घर में एंटी करप्शन ऑफिसर बनकर घुसते हैं। चाय वाला डर कर बताता है कि उसे अनजान नंबर से कॉल आया था कि दुकान पर कोई काला बैग छोड़कर जाएगा और अगला आदमी उसे लेकर जाएगा। इस काम के बदले उसे 5000 रुपए मिलते हैं। वो बैग आने पर दुकान के बाहर बाल्टी टांग देता है और सुबह बैग गायब मिलता है। होटल के सीक्रेट कमरे में झांसी अपनी टीम को इकट्ठा करती है। वो आकाश और श्रद्धा को नए फोन देकर उनके नकली नाम सरन और पूजा रखती है। वो कहती है कि फोन में सेव अरुण नाम के नंबर से एक गाड़ी का नंबर आएगा, वो तुरंत उसमें बैठ जाएं। मैसेज आते ही दोनों बाहर खड़ी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हैं और गाड़ी अनजान दिशा में चल पड़ती है। झांसी अपनी टीम के साथ उस गाड़ी का पीछा करती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही गाड़ी में बैठे संदिग्ध लोग आकाश और श्रद्धा के फोन छीन कर बंद कर देते हैं, जिससे जीपीएस सिग्नल बंद हो जाता है और झांसी की टीम गाड़ी को खो देती है। अगली सुबह जया चंद्रन चाय की दुकान के बाहर निगरानी रखते हैं और वहाँ एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एजुकेशन बोर्ड का असिस्टेंट ऑफिसर दुराई राज उतरता है। जया चंद्रन उसे पहचान लेते हैं। दुराई राज दुकान के पास नहीं जाता बल्कि उसके ड्राइवर ने दूर से ही गाड़ी की डिक्की खोल दी थी। तभी एक तीसरे आदमी ने डस्टबिन के पास से वो बैग उठाकर चुपके से पिछले सीट पर रख दिया था जिसे एक औरत वहां फेंक कर गई थी। जया चंद्रन उसकी गाड़ी का पीछा करता है पर दुराई राज शीशे में पुलिस की गाड़ी देख लेता है और तुरंत घर पहुंचकर सीसीटीवी से ये कंफर्म करता है और गाड़ी का नंबर नोट करके अपने बड़े मास्टरमाइंड को कॉल लगाता है। इधर जाल से बचकर आकाश और श्रद्धा वापस झांसी के पास लौट आते हैं। आकाश बताता है कि वो लोग उन्हें एक खंडहर स्कूल में ले गए थे जहाँ कई और स्टूडेंट्स बंद थे। उन्होंने सबको असली क्वेश्चन पेपर थमाकर कहा था यही 24 तारीख को एग्जाम में आएगा। लीक से बचने के लिए उन्होंने फोन जब्त किए थे और सीधे एग्जाम हॉल ले जाने वाले थे, लेकिन तभी कुछ गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और पेपर बांटने वालों को बेरहमी से पीटने लगे, जिसका फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकले। आकाश की शर्ट में लगे खुफिया बटन कैमरे की फुटेज जब स्क्रीन पर प्ले की जाती है तो उसमें उस हमले करने वाले मुख्य आदमी का चेहरा साफ दिखाई देता है। वो आदमी वीडियो में बाकी स्टूडेंट से चिल्लाकर बोल रहा था ये लोग तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं वो पूरी तरह नकली और फर्जी है। झांसी जैसे स्क्रीन पर उस आदमी का चेहरा देखती है वो अपनी यादों में
पीछे जाने की कोशिश करती है। उसे अचानक याद आता है कि यह चेहरा तो टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मालिक कुमार का है। इसका मतलब ये कुमार ही इस पूरे पेपर लीक का और महा घोटाले के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। झांसी अभी इस बड़े खुलासे को संभाल भी नहीं पाई थी कि तभी जयाचंद्रन के असिस्टेंट का एक रोता हुआ कॉल झांसी के फोन पर आता है। वो कांपते हुए आवाज में कहता है, मैडम बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सर का पीछा करते वक्त एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और जयाचंद्रन सर की मौके पर ही मौत हो गई। ये सुनते ही झांसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्लैशबैक में कुमार अपने गांव से अपने बहुत ही करीबी भाई जैसे दोस्त अजीत को शहर लेकर आता है। वो अजीत से कहता है कि एक दिन मेरे पुराने होटल के मालिक ने मुझसे कहा था, तुम्हारा लालच बहुत बढ़ता जा रहा है, इस पर थोड़ा लगाम लगाओ। लेकिन मैं अपने कदम पीछे खींचना नहीं चाहता था। मैं इस राज्य के सभी 33 जिलों में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की 33 नई ब्रांचेस खोलूंगा, जहां गरीब और बेसहारा बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। इस पर अजीत हैरान होकर पूछता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि हम इस धंधे में करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो अब तुम कह रहे हो कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाओगे। कुमार अपने दोस्त अजीत से कहता है कि भाई, मेरे इस नए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे पढ़ने आएंगे उनमें से कम 40 से 50 लड़के अमीर खानदान के होंगे। हम सिर्फ उन्हीं अमीर बच्चों को अपना टारगेट बनाएंगे। सीधे और गरीब बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ाई करके पास होंगे और ये अमीर बच्चे हमें मोटा पैसा देकर नौकरी खरीदेंगे। इधर जब कुमार के पुराने होटल मालिक को उसके इस नए कोचिंग सेंटर के बारे में पता चलता है तो वो कुमार को रास्ते से हटाने यानी कि जान से मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन अगली ही सुबह पासा पूरी तरह पलट जाता है और उल्टा उसी मालिक की लाश मिलती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। जयाचंद्रन की मौत की खबर सुनकर झांसी गहरे सदमे में डूब जाती है और वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचती है। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और काले दौर में जिस इंसान ने उसका हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाया, आज वही मसीहा उन सबको अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। देखते ही देखते एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी स्टूडेंट अपना अपना रोल नंबर लेकर एग्जाम सेंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। झांसी की टीम का एक मेंबर लगातार उस सरकारी गाड़ी पर नजर रख रहा था जिसमें मेन आंसर शीट ले जाई जा रही थी। इसी बीच साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एक भ्रष्ट ऑफिसर दुराई राज को एक खुफिया मेल भेजता है और फोन पर बताता है कि सर, मैंने जयाचंद्रन के मोबाइल का सारा डाटा आपको मेल कर दिया है। उसके फोन में 2 सिम कार्ड एक्टिव थे, जिनमें से एक ई सिम था। उस ई सिम के अंदर कुल 7 सीक्रेट नंबर सेव थे, जिनमें से एक नंबर झांसी नाम की लड़की का था और जयाचंद्रन ने सबसे ज्यादा उसी नंबर पर बात की थी। ये वही झांसी है जो उस जेल की कैदी थी जहां जयाचंद्रन जेलर था। मैंने उस लड़की की फोटो भी आपको भेज दी है। फोटो देखते ही दुराई तुरंत कुमार को कॉल लगाता है। कुमार सारी बात सुनकर बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि झांसी इतने चालाकी से असली डीएसपी मारामल्ली की जगह कैसे ले ली। असली सवाल तो ये है कि हमने मारामल्ली को ही इस थाने की जिम्मेदारी क्यों दिलवाई थी। हमने अपनी तरफ से सारा प्लान इतना परफेक्ट बनाया था कि किसी का भी हमें पकड़ पाना नामुमकिन था। दूसरी तरफ झांसी अपने साथी मणि से कहती है कि सर के एक्सीडेंट से ठीक पहले जयाचंद्रन सर ने मुझे बताया था कि वो दुराई राज का पीछा कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि सर के मौत के पीछे उसी का हाथ है। कुमार की बड़ी बहन की शादी इसी दुराई राज से हुई थी। अगर इन लोगों ने जयाचंद्रन सर का सच पता लगा लिया है तो इन्हें हम तक पहुंचने में अब ज्यादा समय लगेगा नहीं। तब मारामल्ली के फोन पर एक नया मैसेज आता है। झांसी उसे पढ़कर मारी मुथ्थू से बोलती है, इन लोगों ने मारामल्ली को ठीक दोपहर 2 बजे डार्क गेम स्टेट नाम के जगह पर मिलने के लिए बुलाया है। मणि परेशान होकर बोलता है, हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मारामल्ली का रूप धरकर उनसे मिलने जाओगी तभी शायद हम उन मेन गुंडों को रंगे हाथों दबोच पाएंगे। कुमार अपने गुंडों के साथ ग्रीन स्टेट के पास झांसी का इंतजार कर रहा था। काफी देर बीत जाने के बाद वो दुराई राज को कॉल करके बताते हैं कि लड़की यहाँ आई नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारा जाल समझ चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मारामल्ली को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दो। जब असली डीएसपी की लाश मिलेगी तो इस मर्डर के इल्जाम में वो नकली डीएसपी खुद ब खुद पूरी तरह फंस जाएगी। इधर एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर शीट को अलग अलग सेंटर से मेन हेड ऑफिस पहुंचाते पहुंचाते रात हो जाती है। उन सभी पेपर्स को एक स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक कर दिया जाता है और पुलिस सीसीटीवी के जरिए उन पर कड़ी नजर रखती है। झांसी अपनी टीम के साथ सारा सामान समेटकर क्वार्टर खाली करने की तैयारी कर रही थी। वो बंधक मारामल्ली के पास जाती है और उसका ताला खोलते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं उन ताकतवर लोगों से अकेले नहीं जीत पाऊंगी। इस पूरे खेल के पीछे कोचिंग सेंटर का मालिक कुमार शामिल है। उन लोगों को पता चल चुका है कि मैं असली पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम्हारा यहाँ रहना अब सेफ नहीं। तुम यहाँ से सीधे अपने थाने सुरक्षित चली जाओ। लेकिन नीचे उतरते समय मारामल्ली अचानक मौका पाकर झांसी के हाथ से गन छीन लेती है और सीधे झांसी के हाथ पर ही गोली मार देती है। झांसी दर्द से चिल्लाती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। मारामल्ली जब गन लेकर घर के अंदर झांसी को ढूंढ रही थी तभी झांसी अचानक पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और दोनों लड़कियों के बीच
बीच जमकर मारपीट शुरू हो जाती है। तभी ऐन मौके पर दुराई राज अपने कई खतरनाक गुंडों के साथ वहां धड़ाधड़ गाड़ियां लेकर आ धमकता है। दोनों लड़कियों को लहूलुहान हालत में खड़ा देख दुराई राज मुस्कुराता है और झांसी से बोलता है कि तुम चुपचाप एक तरफ हट जाओ, तुम्हारे साथ हमारे बड़े सर खुद मीटिंग करेंगे। लेकिन वो जैसे ही मारामल्ली को गोली मारने के लिए गन तानता है, झांसी और मारामल्ली दोनों अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर एक साथ उन गुंडों पर टूट पड़ती हैं। वो सभी बदमाशों को मार देती हैं और दुराई राज को भी मारकर वहां से सीधे बाहर निकल जाती हैं। क्वार्टर से बाहर आते ही झांसी थके हुए लहजे में मारामल्ली से बोलती है, मैंने सोचा था कि बहुत आसानी से इस पूरे मर्डर और स्कैम का राज सुलझा लूंगी और फिर इस शॉर्टकट के दम पर हमेशा के लिए डीएसपी की आलीशान कुर्सी पर बैठकर मजे से अपनी जिंदगी काटूंगी। लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए और मेरी अपनी ही जिंदगी की बुरी तरह बैंड बज चुकी है। गाड़ी में बैठने के बाद झांसी अपने ड्राइवर शक्तिवेल को उदास देखकर बोलती है, आप इस तरह हैरान होकर क्या देख रहे हैं? मैं तो नकली डीएसपी हूँ और मेरे बगल में जो बैठी है यही आपकी असली डीएसपी मैडम है। शक्तिवेल एक गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़कर बोलता है कि मैडम, मैं तो बहुत पहले से ही जानता था कि आप हमारी असली डीएसपी नहीं है। मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है, लेकिन मुझे बगल में बैठी हमारी असली मारामल्ली मैडम से एक छोटा सा सवाल पूछना है। मेरी अपनी बेटी श्रद्धा भी इसी साल ग्रुप 1 की परीक्षा दे रही है। मैं हर रात ही 3 बजे खुद उसे जगाता हूँ और उसे नींद से जगाकर पढ़ाई के लिए बिठाता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर पुलिस के किसी बड़े पद पर ऑफिसर बने। हम जैसे गरीब और आम लोगों के लिए ये सरकारी नौकरी ही एक मौका होता है गरीबी से बाहर निकलने का। कल होने वाली इस एग्जाम के पीछे पूरे तमिलनाडु के लाखों स्टूडेंट्स अपनी रातों की नींद हराम करके अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे कुछ भ्रष्ट और बेईमान लोग थोड़े से पैसों की खातिर बिक जाते हैं और उन लाखों बच्चों का पूरा भविष्य मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद उन मासूम बच्चों के मन में यह कड़वा सवाल उठता है कि क्या इस देश में ईमानदारी और सच्चे परिश्रम की कोई कीमत नहीं बची है? मैडम, भले ही आप कागज पर इस शहर की असली डीएसपी होंगी, लेकिन मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी झांसी मैडम को ही असली सल्यूट करूंगा। मारामल्ली के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो शर्म के मारे चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहती है, क्योंकि वो खुद जानती थी कि उसे ये बड़ी पोस्ट कोई काबिलियत से नहीं बल्कि अपने पिता के दम पर मिली थी। और यही हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा कड़वा सच है कि पैसों और सिफारिश की बदौलत लोग देश के बड़े बड़े सरकारी पदों पर कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से सच्चे और काबिल उम्मीदवार पीछे छूट जाते हैं। झांसी और ड्राइवर शक्तिवेल इसके बाद मारामल्ली को सुरक्षित उसके परिवार के पास छोड़ देते हैं और उसे उसकी गाड़ी की चाबी सौंपकर वहां से सीधे निकल जाते हैं। मारामल्ली तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करती और बोलती है, सर, मैं पास के ही एक लोकल थाने में जा रही हूँ। लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर एसपी विनोद बोलता है कि नहीं मारामल्ली, तुम सीधे उधागा मंडलम वाले हेड ऑफिस पहुंचो, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। मारामल्ली घबराकर बोलती है, सर, इस वक्त आपके अलावा मैं पूरे डिपार्टमेंट में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। आप प्लीज खुद थाईकारा थाने आइए और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाइए। एसपी विनोद बोलता है, ठीक है, तुम चुपचाप थाने के अंदर जाकर बैठो, लेकिन खबरदार ये बात मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। इधर ये सनसनीखेज खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है कि इतने दिनों से थाने में जो डीएसपी बनकर बैठी थी वो असल में एक नकली पुलिस वाली थी, जिसने असली डीएसपी को किडनैप कर रखा था। पुलिस कमिश्नर अरुण मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं कि वो अपराधी लड़की चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, वो हमारे चक्रव्यूह से बचकर भाग नहीं पाएगी। हमारी टीम ने फिलहाल असली डीएसपी को सुरक्षित बचा लिया है। दूसरी तरफ झांसी अपनी पूरी टीम को लेकर पुलिस से बचने के लिए एक जंगल के घने अंधेरे में छुप जाती है। तभी मणि लैपटॉप स्क्रीन पर एक खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करता है और झांसी को बुलाकर सुनाता है। रिकॉर्डिंग में कोई अज्ञात शख्स दूसरे से कह रहा था कि जब हाथी कॉलेज रोड पर आ जाएगा तब मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। कॉल कटने के बाद मणि हैरान होकर पूछता है कि मैडम, ये लोग आखिर क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिर सरकारी परीक्षा के बीच में भला ये हाथी कहाँ से आ गया और ये कॉलेज रोड पर क्यों आएगा? झांसी मुस्कुराती है और बोलती है कि इस बार के महाघोटाले में इन लोगों ने एक असली हाथी को भी अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया है। झांसी और मणि लगातार सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी मामी पास आकर पूछता है कि तुम दोनों इतनी देर से स्क्रीन पर आकर ढूंढ क्या रहे हो? झांसी पूरा प्लान समझाते हुए बोलती है, देखो मामी, जैसे ही शाम को परीक्षा खत्म होगी, आंसर शीट से भरी सरकारी गाड़ी और पुलिस की एस्कॉर्ट जीप इसी मेन रास्ते से होकर गुजरेगी। तभी इस गैंग के 2 बिके हुए पुलिस ऑफिसर रास्ते पर बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को पूरी तरह रोक देंगे। इसके ठीक बाद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बने दूसरे चेक पोस्ट को भी पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। उसी दौरान चाय की दुकान के पास खड़े उस पालतू हाथी को लाकर इस सीसीटीवी कैमरे के ठीक सामने खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि कैमरे का व्यू ब्लॉक हो जाए और स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई ना दे। कैमरा ब्लॉक होते ही दुराई राज अपनी पूरी टीम के साथ वहां गाड़ी लेकर पहुंचेगा और उस सरकारी बस के अंदर से उन स्टूडेंट्स की OMR शीट्स निकाल लेगा जो मैजिक पेन से लिखने की वजह से अब तक
पूरी तरह खाली और साफ हो चुकी होंगी। इसके बाद उनकी टीम उन खाली आंसर शीट्स पर सही जवाब भर देगी। अब जबकि इस हाईवे पर हाथियों का आना जाना बहुत आम बात है, इसलिए किसी को भी कोई शक नहीं होगा। जैसे ही दुराई राज का काम खत्म होगा, दोनों तरफ के बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे और शाम को हेड ऑफिस में ये झूठी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी कि हाईवे पर एक जंगली हाथी के आ जाने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था और आंसर शीट पहुंचने में देरी हो गई। लेकिन इस बार हमारे पास उनकी इस पूरी साजिश का लाइव सबूत होगा और हम पूरी दुनिया के सामने इसका पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन तय समय पर कड़े प्रोटोकॉल और चेकिंग के बाद सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में अंदर भेजा जाता है। एग्जाम खत्म होते ही सभी बच्चे बहुत खुश होकर बाहर निकलते हैं। तभी इंस्पेक्टर ईलन का कॉल झांसी के पास आता है और वो बताता है कि मैडम प्रिंसिपल के रूम से आंसर शीट के बॉक्स बाहर आ चुके हैं और गाड़ियां उसी कॉलेज वाले रास्ते की तरफ बढ़ रही है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आता है और ईलन के हाथ से उसका फोन छीन लेता है। वो स्क्रीन पर सेव नाम देखकर बोलता है कि इसका मतलब यही उस डीएसपी झांसी का नया नंबर है क्या? वो कहता है कि मारा मल्लिक के किडनैपिंग की खबर लीक होने के बाद से ही हम डीएसपी ऑफिसर के हर एक स्टाफ के फोन नंबर पर नजर रख रहे थे। ईलन गुस्से में उस ऑफिसर को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी बैकअप पुलिस फोर्स वहां पहुंचती है और ईलन को दबोच कर कंट्रोल रूम को झांसी का नंबर ट्रैक करने का ऑर्डर देती है। झांसी जंगल में बैठी स्क्रीन पर देख रही थी कि उसके प्लान के मुताबिक आंसर शीट से भरी एक के बाद एक गाड़ियां उसी कॉलेज रोड से गुजर जाती हैं, लेकिन वहां ना तो कोई बैरिकेड लगाया होता है और ना ही रास्ता रोका जाता है। झांसी का सिर चकरा जाता है कि आखिर उनका प्लान फेल कैसे हो गया। तभी अचानक एक सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन पर दुराई राज एक बारात वाले नकली हाथी के साथ खड़ा दिखाई देता है। वो कैमरे की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, अरे ओ नकली डीएसपी झांसी, वो हाथी वाला जो प्लान तुमने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना था वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए हमने खुद ही लीक किया था। खैर चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगी। अब स्क्रीन पर इस महा घोटाले की असली और सबसे खौफनाक प्लान दिखाया जाता है। एसपी विनोद सभी एग्जाम सेंटर्स के ऑफिसर को कॉल करके ऑर्डर देता है कि सुरक्षा का हवाला देकर सारे आंसर शीट्स को 2 अलग अलग गाड़ियों में लोड कर दिया जाए। गाड़ियां जैसे ही आगे बढ़ती हैं, उन्हें चुपके से एक बड़े शिप पर चढ़ा दिया जाता है। जैसे ही बोट नदी के बीचों बीच पहुंचती है तो एसपी विनोद खुद एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता है और पिछली सीट पर बैठा मास्टरमाइंड कुमार उन सवालों के सही जवाब बोलता रहता है और उनका तीसरा साथी उन रोल नंबर्स की ओएमआर शीट्स पर सही जवाब भरने लगता है। तभी उस एग्जाम सेंटर का प्रिंसिपल पास खड़ी दूसरी गाड़ी की खिड़की के पास आकर बैठता है। कुमार तुरंत अपने असिस्टेंट को इशारा करके बोलता है कि हमारे उन खास 20 स्टूडेंट की जो खाली ओएमआर शीट्स अंदर बॉक्स में रखी है उन्हें बाहर निकालो और हमारी भरी हुई आंसर शीट्स उनकी जगह पर सेट कर दो। पलक झपकते ही प्रिंसिपल बॉक्स खोलकर उन खाली शीट्स को कुमार की भरी हुई ओरिजिनल शीट्स के साथ बदल देता है। कुमार अपनी घड़ी देखकर एसपी विनोद से बोलता है कि सर, थाईकारा कॉलेज से उदयमंगलम के मुख्य ट्रेजरी ऑफिस तक गाड़ियों को पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा समय लगता है और तब तक हमारे इन खास बच्चों की ये 100% सही आंसर शीट्स भी उसी सरकारी ऑफिस में सुरक्षित जमा हो जाएंगी। एसपी विनोद हैरान होकर पूछता है कि कुमार, ये तो सच में कमाल की साजिश है। परीक्षा में तो हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल अलग सेट का पेपर दिया जाता है। जैसे अगर किसी के पास ए सेट का पेपर है और उसके पहले नंबर पर जो सवाल होगा वो बी सेट वाले स्टूडेंट के पहले नंबर से मैच नहीं करेगा। और तो और हर एक स्टूडेंट की ओएमआर शीट पर एक अलग बार कोड और नंबर मार्क होता है। तो तुम्हें हमारे उन सभी 20 बच्चों की ओएमआर शीट्स का वो सीक्रेट बार कोड पहले से कैसे पता चल गया? कुमार शैतानी हंसी हंसता है और इस पूरे काले साम्राज्य की आखिरी सच बताते हुए बोलता है, सर खेल बहुत सिंपल है। एग्जाम शुरू होने से ठीक 20 मिनट बाद एग्जाम हॉल में मौजूद मेरे बिके हुए इनविजिलेटर अपने चश्मे में लगे खुफिया कैमरा से पूरे क्वेश्चन पेपर की सारी तस्वीरें खींचकर सीधे मेरे पास भेज देते हैं। मैं तुरंत उन तस्वीरों को एजुकेशन बोर्ड के उस सबसे बड़े उच्च अधिकारी के पास फॉरवर्ड करता हूं जो हमारे पैरोल पर काम करते हैं। वो अधिकारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाकर उन रोल नंबर्स के ओरिजिनल बारकोड निकालता है और सीधे मुझे सेंड कर देता है। मैं बिना वक्त गवाए उन बारकोड्स की मदद से उन स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स निकालता हूं और ठीक वैसे ही हूबहू नई ओएमआर शीट प्रिंट कर लेता हूं। इसके बाद मेरे लोग नदी के बीचों बीच इस नाव पर असली आंसर के साथ उन शीट्स को पूरी तरह बदल देते हैं और ये सारा का सारा काम एग्जाम शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने से पहले उस 3 घंटे के अंदर ही पूरा कर लिया जाता है। इसलिए आज तक पूरे देश में कोई भी हमें पकड़ नहीं पाया। यहाँ इस कहानी इधर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का वो भ्रष्ट ऑफिसर तुरंत एसपी को कॉल करता है और झांसी के नए मोबाइल नंबर की लाइव लोकेशन पुलिस टीम को भेज देता है। दूसरी तरफ ड्राइवर शक्तिवेल अपनी बेटी श्रद्धा को लेकर कहीं जा रहा था। वो बीच रास्ते में गाड़ी रोकता है और अपनी बेटी से उसका फोन ले लेता है। वो सीधे झांसी को कॉल लगाता है और बड़े ही मायूस आवाज में पूछता है, मैडम तो क्या हम ये बाजी हार गए? झांसी पूरे हौसले के साथ बोलती है कि शक्तिवेल जी, मैं
मैं अपने पास हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखती हूँ। हम हारे नहीं हैं, बल्कि इस बार कुमार और उसका पूरा गैंग बुरी तरह हारेगा। असल में उस दिन क्वार्टर छोड़ते वक्त झांसी ने बड़े चालाकी से असली डीएसपी मारामल्ली के हाथ में खुफिया स्पाई कैमरा दिया था। उसने मारामल्ली को समझाते हुए कहा था कि एसपी विनोद खुद भी इस पूरे महा घोटाले में शामिल है। तुम्हें जैसे भी हो विनोद की गाड़ी के अंदर इस कैमरे को छुपा कर फिट करना होगा। मारामल्ली ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसलिए जब विनोद अपनी गाड़ी में बैठकर कुमार के साथ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के सही जवाब ढूंढ रहा था और ओएमआर शीट अदला बदली कर रहा था, तब उस खुफिया कैमरे ने उनकी एक एक हरकत और पूरी बातचीत को लाइव रिकॉर्ड कर लिया था। झांसी तुरंत मारामल्ली को कॉल करके इस बड़ी मदद के लिए थैंक यू बोलती है। मारामल्ली भावुक होकर बोलती है, झांसी शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गई और मुझे अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ। मैं अपनी जिंदगी में कामयाबी का शॉर्टकट ढूंढने निकली थी, लेकिन उस चक्कर में मैंने अपने दिल का चैन और सुकून पूरी तरह खो दिया। मैंने आज ही अपने डीएसपी पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया है और आखिरकार मेरा खोया हुआ सुकून मुझे वापस मिल गया। फोन रखने के बाद झांसी उस वीडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी पेन ड्राइव में सेव कर लेती है और जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकलती है वो देखती है कि पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन तभी पासा पलट जाता है। पीछे से सब इंस्पेक्टर चेरियन आगे बढ़ता है और उल्टे अपने ही सीनियर पुलिस ऑफिसर पर गन तान देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि झांसी तुम बिना वक्त गवाए अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाओ। चेरियन भागती हुई झांसी से बोलता है, मैं पहले दिन से ही जानता था कि तुम असली मारामल्ली नहीं हो। मुझे इंस्पेक्टर ईलान से तुम्हारे साथ हुए उस भयानक अन्याय का सच पता चला। तुम्हारा मकसद जानने के बाद से लेकर आज तक मैं हमेशा साये की तरह तुम्हारे पीछे रहा और तुम्हारी मदद की। मैं जितनी बार भी हेड ऑफिस से सभी डीएसपी ऑफिसर की मीटिंग बुलाई जाती थी, मैं हर बार कोई ना कोई झूठा बहाना बनाकर उस मीटिंग को कैंसिल करवा देता था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो मीटिंग हुई तो तुम असली ऑफिसरों के सामने किसी न किसी तरह पकड़ी जाओगी। चेरियन की इस बड़ी मदद के बाद झांसी अपने साथियों को लेकर घने जंगल के रास्ते भागने लगती है। जैसे ही वो मेन हाईवे पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से खुद मास्टरमाइंड कुमार अपने गुंडों के साथ नीचे उतरता है। वो लोग जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, कुमार पीछे से एक नुकीला भाला हवा में लहराकर मारता है जो सीधे मामी की पीठ में जाकर धंस जाता है। झांसी और मणि किसी तरह मामी को संभालते हुए एक बड़े पेड़ की आड़ में छुप जाते हैं, लेकिन घाव बहुत गहरा होने के वजह से मामी वहीं पर अपनी आखिरी सांसें लेता है और दम तोड़ देता है। इतने में कुमार अपने आदमियों के साथ उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अपने साथी को खोने के गम में डूबे झांसी और मणि अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से दो अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हैं। मणि भागते हुए चिल्लाता है कि झांसी इस घोटाले के सबूत की एक और कॉपी मेरे पास पेन ड्राइव में सेव है, तुम बस अपनी जान बचाओ। लेकिन कुमार पूरी ताकत से पीछा करते हुए आखिरकार जंगल के कोने में झांसी को ढूंढ ही लेता है। वो गुस्से में एक और नुकीला भाला सीधे झांसी की पीठ पर दे मारता है। झांसी दर्द के मारे चीख उठती है और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है। कुमार जैसे ही उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, झांसी अपनी आखिरी ताकत बटोरती है और अपनी पीठ से उस नुकीले भाले को खींचकर बाहर निकालती और बिजली की तेजी से घूमकर सीधे कुमार के पेट के आर पार घोंप देती है। कुमार दर्द से तड़पते हुए पीछे हट जाता है। उधर मणि के पास मौजूद वो पेन ड्राइव सही सलामत मीडिया तक पहुंच जाती है। रातों रात देश के हर एक टीवी न्यूज चैनल पर कुमार और एसपी विनोद के इस करोड़ों रुपए के परीक्षा घोटाले की खबर आग की तरह फैल जाती है और पूरा सिस्टम हिल जाता है। झांसी पुलिस की आंखों से बचकर वहां से गायब हो जाती है। उधर घायल और बर्बाद हो चुका कुमार जंगल के नदी में किनारे बेबस खड़ा था। तभी उसके मोबाइल पर उसी पुराने अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज गूंजती है, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब खुद को हमेशा के लिए मिटा दो। यानी कि अब तक हम जिसे इस पूरे काले साम्राज्य का मास्टरमाइंड समझ रहे थे, वो कुमार तो असल में इस शतरंज के खेल का एक मामूली सा प्यादा था। कॉल करते ही कुमार के फोन पर उसकी बड़ी बहन का फोन आता है, जो रोते हुए कहती है, भाई तू इस वक्त जहाँ भी है चुपचाप घर वापस आ जा। मैं सिर्फ तेरी बड़ी बहन नहीं हूँ बल्कि तेरी माँ भी हूँ। लेकिन कुमार के दिल में अब एक बड़ा अपराध बोध जाग चुका था। वो जानता था कि उसने सिर्फ अपनी बहन का नहीं बल्कि पैसे के लालच में आकर इस देश के लाखों करोड़ों गरीब और मेहनती बच्चों का पूरा भविष्य और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो इस पाप का बोझ अब और नहीं उठा पा रहा था। उसकी माँ उसे एक ईमानदार और आदर्श इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन वो चंद रुपए के खातिर एक नाले के कीड़े से भी बदतर बन चुका था। वो अपने पुराने दिनों को याद करता है और अपने घर के सामने बहने वाली उसी गहरी नदी के पानी में धीरे धीरे उतरने लगता है। वो गहराई में चला जाता है और बचपन की यादों की तरह एक जिंदा मछली को पकड़कर अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और ठीक अपनी माँ की तरह पानी में डूबकर तड़पते हुए दम तोड़ देता है। मरते वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधों से पाप का सारा बोझ
बोझ उतर गया है और वो शांति के साथ अपनी माँ की गोद में सो रहा था। इस बेहद सनसनीखेज और बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए सरकार और कोर्ट की तरफ से झांसी को उसके पुराने सभी केसेस से पूरी तरह माफ कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, 10 साल पहले हुई उसकी ग्रुप 1 की परीक्षा का आंसर शीट को दोबारा कड़े इन्विजिलेशन के साथ चेक किया जाता है, जहां वो बहुत ही शानदार नंबरों से पूरे राज्य में टॉप करती है। उसकी इसी काबिलियत को देखते हुए सरकार उसे पूरे मान सम्मान के साथ हाईकारा के अगले डीएसपी पद पर तैनात कर देती है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब कोई अयोग्य और सिफारिशी इंसान पैसे के दम पर देश के किसी बड़े सरकारी पद पर बैठता है तो वो पूरे सिस्टम को अपने जैसा ही निकम्मा और खोखला बना देता है। लेकिन जब कोई सच्चा ईमानदार और काबिल इंसान अपनी मेहनत के दम पर उस बड़ी कुर्सी को हासिल करता है तो वो उस सड़े गले सिस्टम को भी पूरी तरह सुधारने की ताकत रखता है। ड्यूटी के पहले दिन रात को देर से हेड ऑफिस से घर लौटते वक्त झांसी की गाड़ी में उसके फोन पर अचानक उसी रहस्यमयी अनजान नंबर से एक बार फिर कॉल आता है। झांसी जैसी फोन उठाती है, दूसरी तरफ से वही भारी और डरावनी आवाज हंसते हुए बोलती है, तो आखिरकार मैडम, तुम अब इस शहर की असली डीएसपी बन ही गई। तुमने यकीनन मुझे अभी तक नहीं पहचाना, लेकिन याद करो, मैं तो हर पल तुम्हारी इसी पूरी लड़ाई में तुम्हारे साये की तरह तुम्हारे साथ खड़ा था। तुमने सोचा था कि ये कहानी सिर्फ कुमार और विनोद जैसे छोटे मोटे लोगों की है, लेकिन झांसी मैडम, ये कहानी तो असल में एक बहुत बड़ी मछली की है जो कि पूरे समंदर पर राज करता है और अपने इशारों पर नचाता है। ये सुनते ही झांसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और गाड़ी का ब्रेक लग जाता है। इसका मतलब साफ था कि इस पूरे शिक्षा बोर्ड और करोड़ों के घोटाले को पीछे से चलाने वाला असली विलन कुमार नहीं बल्कि कोई और ही है, जो अभी तक पुलिस और कानून की नजरों से बचा हुआ है। आखिर कौन है ये खौफनाक इंसान और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो हर दम झांसी के साथ ही था? क्या वो झांसी का कोई बहुत ही करीबी और भरोसेमंद इंसान है जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही बैठा है? इन सब गहरे और रोमांचक सवालों के जवाब जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। एग्जाम सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।